हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डीएससी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। आज मैं आप लोगों को बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 5 लेके आया हूँ। पार्ट 4 में हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया। पार्ट 5 में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम क्लाज कहते हैं, ये क्लाज के नाम से जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर हमारा क्लाज किसे कहते हैं, क्लाज कितने प्रकार का होता है और क्लाज की पहचान हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं क्लाज किसे कहते हैं। तो क्लाज, अगर हम क्लाज को ध्यानपूर्वक देखें तो क्लाज को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा है CLA और एक हमारा यूज। CLA को अगर हम कहें तो उसे हम क्लास कहेंगे और ये हमारा क्या है, यूज। क्लास से हमारा क्लासिफाइड बनता है। क्लासिफाइड मतलब होता है डिवाइड। ये क्या करता है, डिवाइड ए सेंटेंस इन 2 पार्ट्स। ये किसी सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड करता है। सेंटेंस के 2 से अधिक भी भाग डिवाइड होते हैं। नॉर्मली किसी सेंटेंस को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं और उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का प्रयोग होता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्लाज कह देते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। क्लाज को अगर हम 2 भागों में तोड़ें तो एक हमारा बनता है क्लाज, एक हमारा बनता है यूज। क्लाज क्लासिफाइड बनता है। क्लासिफाइड मतलब होता है डिवाइड करना। ये किसी सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड करता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का प्रयोग होता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लाज कहते हैं। अगर इसको क्लाज को और आसान भाषा में समझें तो एक क्लाज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लाज किसी सेंटेंस का एक भाग होता है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है। क्या बताया, क्लाज जो होता है वो किसी सेंटेंस का एक भाग होता है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्लाज। क्लाज को और सरल भाषा में हम देखते हैं, कहते हैं कि इफ़ वी डिवाइड ए सेंटेंस इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, देन ईच पार्ट इज ए क्लाज। कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अगर उसके हर एक हिस्से में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलता है तो वो हिस्सा हमारा क्या कहा जाएगा, क्लाज कहा जाएगा। समझ में आया दोस्तों? फिर से देखते हैं हमने क्या बताया। इसका कंक्लूजन देखें तो कोई हमारे पास स्टेटमेंट दी गई हो, उस स्टेटमेंट को हम 2 भागों में तोड़ेंगे। अगर दोनों भाग में उसका सब्जेक्ट और वर्ब मिलता है तो वो भाग या फिर वो हिस्सा हमारा क्या होगा दोस्तों, क्लाज होगा। तो क्लाज ये हमारा बेसिक वर्किंग है। क्लाज आपको समझ में आया होगा। आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्लाज सेंटेंस को कैसे 2 भागों में तोड़ेंगे और उसमें हम क्लाज को कैसे पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्लाज होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल में किसी सेंटेंस को 2 भागों में तोड़ते हैं और क्लाज को समझते हैं। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, वो हमारा है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर हम इस सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड करें तो कहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, तो द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पर जाके हमारा सेंटेंस पूरा हो जा रहा है। सॉरी, ये भाग हमारा पूरा हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ये भाग हो गया। दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग हमारा क्या होगा, बिफोर द डॉक्टर केम। अगर इन दोनों भाग में सब्जेक्ट और वर्ब आया होगा तो ये दोनों भाग हमारे क्या होंगे, क्लाज होंगे। तो आइए देखते हैं क्या सब्जेक्ट और वर्ब आई है कि नहीं आई है। तो ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, सब्जेक्ट हुआ। पेशेंट हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ
और ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो ये हमारा क्या होगा, ये भाग हमारा क्या होगा दोस्तों, ये भाग हमारा क्लॉज होगा, क्योंकि हमने बताया कि सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो वो हमारा क्या होगा, क्लॉज होगा। तो इस सेंटेंस का एक भाग है, इसमें खुद का सब्जेक्ट है और वर्ब भी है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, क्लॉज होगा। हम आगे देखते हैं, आगे जो हमारा पार्ट दिया गया है, बिफोर द डॉक्टर केम। तो द डॉक्टर हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और ये केम हमारी क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। तो इस भाग में भी खुद का सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दिया, इसलिए ये भाग भी हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या होगा दोस्तों, क्लॉज होगा। एक बात हम और बताना चाहेंगे, जब हमारे दो क्लॉज जुड़े होते हैं तो वो किसी कनेक्टर से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं दोस्तों, कनेक्टर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्टर से जुड़े होते हैं। अब वो कनेक्टर दो होते हैं, या तो हमारे प्रीपोजिशन होंगे या तो हमारे कंजंक्शन होंगे। जो दो कनेक्टर होते हैं या तो वो प्रीपोजिशन होगा या तो कंजंक्शन होगा। प्रीपोजिशन क्या करता है दोस्तों, ये वर्ड को जोड़ता है, और कंजंक्शन क्या करता है, ये सेंटेंस को जोड़ता है। अगर हम कहें तो अगर हमें किसी छोटी चीज़ को जोड़ना है तो हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, अगर हमें किसी दो बड़ी चीज़ों को जोड़ना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन जो होता है वो फ्रेज को भी जोड़ता है, क्लॉज को भी जोड़ता है, लेकिन वो सेंटेंस को नहीं जोड़ता है। जो सेंटेंस को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी। तो हमने यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो हमने बताया कि किसी सेंटेंस का वह भाग जिसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। अब दूसरे को हम तोड़ते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं और तोड़ते हैं। तो दिया है कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल एंड गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज हैप्पीली। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, और गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज, जो लड़कियां हैं वो शोर को मचा रही हैं, हैप्पीली मतलब खुशी से। ठीक है, तो आइए हम सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं और क्लॉज को और समझते हैं। तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस हमारा एक क्लॉज हो गया। अभी हम टाइप्स ऑफ क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम क्लॉज को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम सेंटेंस को तोड़े तो एक भाग हमारा हो गया चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल, और दूसरा भाग हो गया एंड गर्ल्स आर मेकिंग अ नॉइज हैप्पीली। तो अब देखते हैं क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आई है। पहले भाग में देखते हैं तो हमने देखा कि चिल्ड्रेन जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, और आर प्लेइंग जो है हमारी वो वर्ब है, अर्थात वर्ब फ्रेज है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी है। और जब दो से अधिक शब्द होते हैं तो हमारा क्या होता है, फ्रेज बनता है। और कौन सा फ्रेज, वर्ब फ्रेज। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्लॉज हो गया, क्योंकि इस भाग का, इस हिस्से का खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है, इसलिए ये भाग हमारा क्या होगा, क्लॉज होगा। दूसरा हम समझते हैं, दूसरे में हमारा दिया गया है दोस्तों सब्जेक्ट ये है, और आर मेकिंग अ नॉइज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई। तो इस भाग में भी हमारे सब्जेक्ट और वर्ब पूरा दिया गया है, तो ये भाग भी हमारा क्या होगा, क्लॉज होगा। क्या होगा दोस्तों, क्लॉज होगा। इसी तरीके से हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दिया है कि आई नो द बॉय हु ब्रोक माई विंडो। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु जिसने ब्रोक माई विंडो, जिसने मेरी खिड़की को तोड़ी है। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने मेरी खिड़की तोड़ी थी। तो अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड करें तो आई नो द बॉय हमारा एक भाग होगा, क्योंकि यहीं पर ये सेंटेंस ये पार्ट हमारा पूरा हो जा रहा है। तो एक भाग हमारा ये हो गया, और दूसरा भाग हमारा क्या हो गया, हु ब्रोक माई विंडो। तो देखते हैं क्या हर एक भाग में उसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो हमारा क्या होगा, क्लॉज होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ दोस्तों, और नो हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई।
आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, नो हमारी वर्ब हुई। तो ये हमारा हिस्सा क्या होगा दोस्तों, इस हिस्से को हम क्या बोल देंगे, क्लाज बोल देंगे, क्योंकि क्लाज सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होती है, या फिर कहें प्रेडिकेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखा हु ब्रोक, तो ब्रोक हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये वर्ब हो गई दोस्तों। हमने बताया था कि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। हमने बताया था सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब की हमने एक ट्रिक बताई थी जिससे आप वर्ब पहचान लेंगे। वर्ब को हमने बताया था कि वह शब्द जो टेंस को बताए, वह शब्द जिससे हमें टेंस का पता चलता है वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो यहाँ पर ब्रोक से हमें सेंटेंस का और टेंस का पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए हमारी क्या है, ये वर्ब है, क्योंकि वो शब्द जो टेंस को बताएं उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो ये टेंस को बता रही थी, हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। इसी तरीके से ये टेंस को बता रही थी तो ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो आइए देखते हैं अब इसका सब्जेक्ट कौन होगा बाबू, इसका सब्जेक्ट हमारा हु होगा। क्या होगा, हु होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वाले पार्ट में भी सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है, तो इसलिए ये वाला पार्ट भी हमारा क्या होगा दोस्तों, क्लाज होगा। ठीक है, तो हम अभी तक क्लाज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ, आइए हम काइंड्स ऑफ क्लाज को समझते हैं। काइंड्स ऑफ क्लाज, क्लाज एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लाज, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। उसे हम प्रिंसिपल क्लाज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाज भी बोलते हैं और मेन क्लाज बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस को जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो उसका एक भाग हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट क्लाज होगा, या फिर मेन क्लाज होगा, या फिर प्रिंसिपल क्लाज होगा। लेकिन जो हमारा दूसरा क्लाज होगा वो या तो कोऑर्डिनेट क्लाज होगा या फिर सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। सबऑर्डिनेट क्लाज को ही हम डिपेंडेंट क्लाज कहते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया दोस्तों कि जब हम किसी सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं तो एक क्लाज हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट क्लाज होगा, अर्थात प्रिंसिपल क्लाज होगा। लेकिन जो दूसरा क्लाज होगा या तो वो कोऑर्डिनेट क्लाज होगा या तो वो सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। अब हम कैसे जानेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेट क्लाज है बाद वाला, या पहले आया हो या बाद में आया हो, कि बाद वाला या पहले वाला हमारा कोऑर्डिनेट क्लाज होगा कि सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। अगर कोऑर्डिनेट क्लाज तब होगा जब वो क्लाज हमारे फैन वॉइस से बने होंगे, फैन वॉइस कंजंक्शन से बने होंगे या प्रीपोजिशन से बने होंगे। फैन वॉइस का मतलब होता है दोस्तों फार, एफ का मतलब फार, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नार, बी का मतलब बट, ओ का मतलब आर, वाई का मतलब एट और यस का मतलब सो। अगर इन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ क्लाज, अगर इंडिपेंडेंट क्लाज हमारा इन कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो इन कंजंक्शन के बाद वाली क्लाज हमारी कौन सी क्लाज होगी, कोऑर्डिनेट क्लाज होगी। तो हम काइंड्स ऑफ क्लाज जान लिए कि काइंड्स ऑफ क्लाज हमारे तीन होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज किसे कहते हैं, तो प्रिंसिपल क्लाज की बात करें तो वह क्लाज, द क्लाज दैट हैज इट्स कंप्लीट सेंस एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लाज फॉर इट्स मीनिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लाज। अर्थात वह क्लाज जो अपने आप में कंप्लीट होता है, वो किसी दूसरे क्लाज की मीनिंग पर निर्भर नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लाज बोलते हैं। अब दोस्तों सबऑर्डिनेट क्लाज किसे बोलेंगे, तो इसका उल्टा होगा। सबऑर्डिनेट क्लाज वह क्लाज जो अपने आप में पूरा नहीं होता है और वह किसी दूसरे क्लाज की मीनिंग पर निर्भर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लाज हमेशा दो सिमिलर क्लाज से बनते हैं। ठीक है, उसी को हम कोऑर्डिनेट क्लाज कह देंगे। जैसे द बॉयज आर
प्लेइंग क्रिकेट एंड द गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग। द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। वैसे भी हमने बताया कि जब कोऑर्डिनेट क्लॉज तब होगा जब उसके पहले हमारा कंजंक्शन फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, एट, सो से अगर जुड़ा हुआ है तो उसके बाद वाली क्लॉज, उसके ठीक बाद वाली क्लॉज हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर उससे जुड़े हुए नहीं है तो हमारी कौन सी क्लॉज होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो आई होप आपको ये काइंड्स ऑफ क्लॉज समझ में आए होंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल में ले चलते हैं और वहाँ सारी बातों को और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के थ्रू काइंड्स ऑफ क्लॉज के बारे में समझेंगे। तो हमने पहला हमारा एग्जाम्पल है कि यू विल सक्सेस इफ़ यू वर्क हार्ड। मतलब आप सफल होगे यदि आप कठिन परिश्रम या कठिन काम करोगे या कठिन मेहनत करोगे। अगर आप कठिन मेहनत करते हो तो आप सफल होंगे। तो हमने पहले बताया कि पहले हम क्लॉज को तोड़ते हैं, पहले सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं। तो एक सेंटेंस हमारा टूटेगा यू विल सक्सेस। उसके बाद दूसरा जो पार्ट हमारा होगा इफ़ यू वर्क हार्ड। तो ये हमारा क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या हो गई दोस्तों? वर्ब है। तो ये हमारा पूरा ये पार्ट क्या हो गया? क्लॉज हो गया। ये राइट, ये हमारा क्या हो गया? क्लॉज हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में देखते हैं। तो यू हमारा सब्जेक्ट हुआ, वर्क हार्ड हमारी क्या हो गई दोस्तों? वर्ब हो गई। और जब ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। तो आइए देखते हैं क्लॉज कौन सा है। हमने बताया कि किसी सेंटेंस को जब हम दो भागों में तोड़ते हैं तो एक सेंटेंस हमेशा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है। जो दूसरा क्लॉज होगा या तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज कब होगा? जब फैन बॉयज कनेक्टर से जुड़े होंगे। फैन बॉयज, एफ का मतलब हमारा होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ओ का मतलब होता है आर, वाई का मतलब होता है एट, यस का मतलब होता है सो। अगर इन कनेक्टर से जुड़े हुए हमारी क्लॉज है तो वो क्लॉज कौन सी होगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। अगर इन कनेक्टर से जुड़ी हुई क्लॉज नहीं है तो वो क्लॉज हमारी कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और इंडिपेंडेंट इसी प्रिंसिपल, अब इसमें देखते हैं कि कौन सी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सी कोऑर्डिनेट है कि सबऑर्डिनेट है। तो आइए देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? हमने बताया था कि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी पर निर्भर ना हो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? वो क्लॉज जो अपने आप में पूरा ना हो और किसी दूसरे क्लॉज पर वो क्या हो? निर्भर हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो यू विल सक्सेस, ये हमारी कौन सी? ये अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है। तो ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई? प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सी क्लॉज हो गई दोस्तों? प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात पीसी। ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई? प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो क्या हमारा ये फैन बॉयज में आ रहा है? तो फैन बॉयज में ये कनेक्टर नहीं है, फैन बॉयज के कनेक्टर नहीं है इफ। तो ये हमारा कौन सा होगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर आप फिर भी पहचान नहीं कर पा रहे कि हमारी कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज है या कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो आप एक ट्रिक जान लीजिए कि जो कनेक्टर से जुड़ी हुई क्लॉज होगी, कनेक्टर के बाद आने वाली जो क्लॉज होगी या तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी या फिर हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। लेकिन जो पार्ट हमारा कनेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं होगा वो हमेशा कौन सा क्लॉज होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा। बात समझ में आई? हमने बताया
कि सेंटेंस का वह हिस्सा जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है वो हमारा हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, लेकिन जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ हमारा क्लॉज होगा या तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा या फिर हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे, तो हमने बताया कि अगर वो फैन वॉइस कनेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वो हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगर फैन वॉइस कनेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसी तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने दिया हूँ कि आई हेट पीपुल हु वेस्ट टाइम। आई हेट पीपुल, मैं लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ हु वेस्ट टाइम, जो समय को नष्ट करते हैं या फिर बर्बाद करते हैं। तो आइए पहले सेंटेंस को दो भागों में तोड़ते हैं। तो हमारा पीपुल से टूट जाएगा, ये सेंटेंस का एक भाग है और ये इसका दूसरा भाग है। तो ये इसका सब्जेक्ट हुआ और ये हेट इसकी वर्ब हुई। तो दोस्तों ये हमारा क्या हुआ, पूरा पूरा क्लॉज हुआ। कौन सा क्लॉज होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आया कि वो हिस्सा जो कनेक्टर से नहीं जुड़ा होता है उसे हम उसे कौन सा क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। और दूसरा हमने देखा हु हमारा सब्जेक्ट हुआ और वेस्ट हमारी वर्ब हुई। तो ये भी हमारा एक क्लॉज हुआ, लेकिन ये कैसा क्लॉज होगा, तो हमने बताया कि अगर फैन वॉइस कनेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो हमारे कौन से क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। कौन सी क्लॉज होगी दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो आइए इसी तरीके से हम तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, यू मस्ट स्टडी हार्ड। तो यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस हुआ, यू मस्ट स्टडी हार्ड। तो हमने एक सेंटेंस नहीं, पार्ट हुआ। हमने एक पार्ट हमारा हो गया कि यू मस्ट स्टडी हार्ड। दूसरा हो गया आर यू विल फेल। यू मस्ट स्टडी हार्ड, ये हमारा एक क्लॉज होगा, ये हमारा भाग एक क्लॉज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब भी है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब भी है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्लॉज हो गया। और इसमें भी हमारा ये सब्जेक्ट हुआ और ये वर्ब हुई। तो ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज होगा। लेकिन अब देखना ये है कि ये कौन सा क्लॉज होगा। तो हमने बताया कि जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ क्लॉज नहीं होगा वो सदैव कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो ये हमारा कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। इसी को मेन क्लॉज, इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। और जो कनेक्टर से जुड़ी हुई क्लॉज होगी या तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो हमको देखना है कि कोऑर्डिनेट है कि सबऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट होगा तो वो फैन वॉइस कनेक्टर से जुड़े होंगे। फैन वॉइस, एफ फॉर, ए एंड, एन नॉट, बी बट, आर ओ आर, वाई एट, यस सो। तो यहाँ पर आर से जुड़ा हुआ है, आर कनेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज होगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो आई होप कि आपको क्लॉज के प्रकार समझ में आए होंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आइए देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में थोड़ा से और जानते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है हमारा 3 तरह का होता है। एक नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, दूसरा जो होता है एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, अगर हमारी क्लॉज व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, दैट, etc कनेक्टर से जुड़ा हुआ है तो हमारा क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। इसकी ट्रिक क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, बी फैमिली के बाद आने वाली क्लॉज हमारी कौन सी क्लॉज होगी,
नाउन क्लॉज होगी। तो पहले आपको बी फैमिली पता होना चाहिए। तो बी फैमिली हमारा होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, ये सब। अगर बी फैमिली के बाद हमारी कोई क्लॉज आती है तो वो क्लॉज हमारी क्या होगी? नाउन क्लॉज होगी। समझ में आया? हमने क्या बताया कि अगर बी फैमिली के बाद कोई क्लॉज आता है तो वो क्लॉज क्या होगा? नाउन क्लॉज होगा। बी फैमिली क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, इसी में अगर क्लॉज बी फैमिली के पहले कोई क्लॉज लिखी गई है, बी फैमिली के पहले अगर कोई क्लॉज लिखी गई है तो वो भी कौन सी क्लॉज होगी? नाउन क्लॉज होगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई क्लॉज बी फैमिली के बाद लिखी गई है तब भी वो नाउन क्लॉज होगी, अगर बी फैमिली के पहले लिखी गई है तब भी वो नाउन क्लॉज होगी। इसके दूसरे ट्रिक क्या है? आस्क। अगर हमें व्हाट से पूछने पर आंसर मिल रहा है तो जो आंसर मिल रहा है वो हमारी कौन सी क्लॉज होगी? नाउन क्लॉज होगी। अब आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में पता होगा। नाउन क्या होता है? तो हमने बताया था कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं क्या हैं? नाउन है। किसी शब्द की पहचान उसके कार्यों से की जाती है। तो नाउन का कार्य क्या होता है किसी सेंटेंस में? तो सेंटेंस में या तो ये सब्जेक्ट बनता है या फिर ये ऑब्जेक्ट बनता है। अगर वो नाउन है, अगर वो सेंटेंस में आया है तो वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। इसी तरीके से नाउन क्लॉज भी काम करेगा। नाउन क्लॉज या तो सब्जेक्ट बनेगा या फिर उस सेंटेंस का या उस क्लॉज का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव ऐड करता है। ये किसी नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी वही काम करेगा। वो क्या करेगा? किसी नाउन के बारे में बताएगा या किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो उसे हम क्या कह देंगे? एडजेक्टिव क्लॉज कह देंगे। अब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज वह क्लॉज होता है, पहले तो एडवर्ब को समझे। तो एडवर्ब हमारा होता है जो वर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए, कंजंक्शन की विशेषता बताए, प्रपोजिशन की विशेषता बताए, स्वयं अपने आप की अर्थात खुद एडवर्ब की विशेषता बताए, और एक चीज़ और, ये एक की विशेषता और बताता है, वो क्या? सेंटेंस की भी जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो अगर ये सारी विशेषता बता रहा है तो उस क्लॉज को हम कौन सी क्लॉज कह देंगे? एडवर्ब क्लॉज कह देंगे। अगर वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वो क्लॉज हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। अगर एडवर्ब स्वयं एडवर्ब की विशेषता बता रहा है तो वो क्लॉज हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। इसी तरीके से तो समझ में आया? अगर वो नाउन क्लॉज है तो वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर वो एडजेक्टिव क्लॉज है तो वो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर वो एडवर्ब क्लॉज है तो वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा, कंजंक्शन को क्वालिफाई करेगा और सेंटेंस को भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है। तो आइए, अब हमने बताया कि यहाँ पर ये हमारा नाउन क्लॉज है। दूसरा हम देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज जो होंगे हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, ईटीसी से अगर जुड़ा हुआ है कनेक्टर से तो वो आने वाली क्लॉज हमारी क्या होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी। इसकी ट्रिक क्या है? अगर किसी क्लॉज के पहले नाउन या प्रोनाउन आया है तो मोस्टली वो क्लॉज हमारी क्या होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी। ठीक है। इसी तरीके से हम एडवर्ब क्लॉज देखते हैं। अगर हमारा कनेक्टर व्हेन, वेयर, बिकॉज, इफ, एल्दो, अनटिल, ईटीसी से जुड़ा हुआ है और उसके बाद आने वाली क्लॉज हमारी कौन सी क्लॉज होगी? एडवर्ब क्लॉज होगी। तो आई होप कि आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज समझ में आया होगा। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल में देखते हैं और समझते हैं। तो आइए दोस्तों, हम एग्जाम्पल के थ्रू सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को समझते हैं। नाउन क्लॉज हमने बताया कि व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, दैट से जो जुड़ी हुई क्लॉज होगी वो हमारी नाउन क्लॉज होगी। इसकी एक खास बात है कि इसका जब भी हिंदी अर्थ निकलेगा तो उस
शब्द का खुद जो मीनिंग होगी वो प्लस का, इसका हमेशा का से अर्थ निकलेगा। एडजेक्टिव क्लॉज हु, हुम, हु, हुज, व्हिच, दैट, ये हमारा जो होता है इसका जब अर्थ निकलेगा तो जा से निकलेगा। उसके बाद हमारा एडवर्ब क्लॉज आता है। एडवर्ब क्लॉज जैसे व्हेन, वेयर, अनटिल, बिकॉज, इफ, एल्दो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल में हम इन क्लॉज को अच्छे से समझते हैं। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है कि इट अपीयर्स दैट किसान विल नॉट कम टूडे। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, हमने बताया था कि ये हमारा एक क्लॉज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पार्ट का अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है, इसलिए ये पार्ट हमारी क्या हो गया? क्लॉज होगी। और ये कौन सी क्लॉज होगी? प्रिंसिपल क्लॉज होगी। हमने बताया था प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होती है जो कनेक्टर से जुड़ी हुई नहीं होती है, जो स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, उस क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और ये भी हमारी क्लॉज होगी क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो ये भी हमारी क्लॉज होगी। कौन सी क्लॉज होगी? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की चर्चा कर रहे हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब आइए सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हमने बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे 3 तरह का होता है, एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज, एक एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज कैसे, हमने ट्रिक बताया कि अगर किसी बी फैमिली के बाद क्लॉज आई है तो वो हमारी क्लॉज नाउन क्लॉज होगी, या फिर बी फैमिली के पहले कोई क्लॉज आई है तो वो भी हमारी क्लॉज कौन सी होगी? नाउन क्लॉज होगी। बी फैमिली क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, और जिसका उत्तर क्या से मिले, व्हाट लगाकर पूछने पर अगर उत्तर हमें मिल रहा है तो वो क्लॉज हमारी कौन सी क्लॉज होगी? नाउन क्लॉज होगी। तो आइए देखते हैं। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है। अब इसका अर्थ हमने बताया था कि अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और नाउन क्लॉज होगी तो क्या निकलेगा? का से निकलेगा कि वह किसान आज नहीं आएगा। एक इसका अर्थ का से निकलेगा और इसका जो खुद का अर्थ होगा वो भी होगा कि वह किसान आज नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया दोस्तों? तो ये हमारा नाउन क्लॉज होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज का नाउन क्लॉज होगा। ये कौन सी क्लॉज होगी हमारी दोस्तों? तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाउन क्लॉज होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा दिया है कि आई आस्क हिम, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। अब इसको देखते हैं कि क्या है। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज कि नाउन क्लॉज, कौन सी? तो देखेंगे। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा कि क्या। अब इसका पहले तो का निकलेगा और दूसरा इसका स्वयं का अर्थ होगा कि क्या वह पसंद करता है। मैंने उससे पूछा कि क्या वह पसंद करता है। तो यहाँ पर ये भी हमारा कौन सा क्लॉज होगा दोस्तों? नाउन क्लॉज होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ व्हाट लगा के आई आस्क हिम व्हाट, तो आपको पता चलेगा व्हाट ही लाइक्स, कि क्या वह पसंद करता है। तो ये भी हमारा कौन सा क्लॉज होगा? नाउन क्लॉज होगा दोस्तों। इसी तरीके से माई प्रॉब्लम इज, तो ये माई प्रॉब्लम इज हमारी कौन सी क्लॉज हो गई? प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। दैट नोबडी अंडरस्टैंड मी, तो यहाँ पर ये देखना है, हमने बताया था कि बी फैमिली के बाद आने वाली क्लॉज, तो बी फैमिली में हमारा क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर। तो बी फैमिली के बाद आने वाली जो क्लॉज होगी वो क्लॉज हमारी क्या होगी? नाउन क्लॉज होगी। तो ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई दोस्तों? नाउन क्लॉज हो गई। समझ में आया? बी फैमिली के बाद, और यहाँ पर ये काम किस तरह कर रही है क्लॉज? ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला वर्ड हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमने मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही, लेकिन ये सारे हमारे क्या है? नाउन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का कौन सा? नाउन क्लॉज है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ही इज द ओनली बॉय, वह केवल वही लड़का है। तो ये हमारा क्या हो गया?
प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब हम अगला देखेंगे, वह केवल वही लड़का है। अब दैट कैन डू दिस। अब हमने बताया कि जिसके पहले क्या आया हो, जिस कनेक्टर के पहले अगर हमारा कोई नाउन या फिर प्रोनाउन आया है तो वो क्लॉज हमारी कौन सी क्लॉज होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी, चाहे आप ऐसे जान लें या फिर जिसका हिंदी अर्थ जा से निकलता हो, वो भी हमारी कौन सी क्लॉज होगी? एडजेक्टिव क्लॉज होगी। जैसे ही इज़ द ओनली बॉय, वह केवल वही लड़का है, दैट जो कैन डू दिस, कैन डू दिस, जो इसे कर सकता है। तो यहाँ पर ये हमारी कौन सी क्लॉज हो गई? एडजेक्टिव क्लॉज। और हमने ट्रिक भी बताई है कि कनेक्टर के पहले अगर कोई नाउन या फिर प्रोनाउन आया है तो वो क्लॉज हमारी कौन सी क्लॉज होगी? मोस्टली एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमने कहा कि आई हैव मस्ट द वॉच, सॉरी मस्ट नहीं, आई हैव लॉस्ट द वॉच, अर्थात मैंने अपनी घड़ी को खो दी है। विच, जो, यू गेव मी यस्टरडे, जो आपने मुझे कल दिया था। जो घड़ी आपने मुझे कल दिया था, मैं उस घड़ी को खो चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर विच, ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गई? एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या कर रही है? अपने पहले आने वाले नाउन, ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। ये क्लॉज क्या कर रही है? अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या कर रही है? बता रही है। ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। इसी तरीके से हम देखेंगे, स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर केम। स्टूडेंट स्टूड अप मतलब विद्यार्थी खड़े हो गए, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। विद्यार्थी खड़े हो गए, व्हेन, जब, द टीचर केम, जब टीचर आए, अध्यापक आए। तो ये हमारा कौन सा क्लॉज होगी? ये हमारी एडवर्ब क्लॉज होगी, क्योंकि ये पूरे क्लॉज की विशेषता बता रही है, इस पूरे वाले क्लॉज की विशेषता बता रही है कि स्टूडेंट स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए, कब? जब टीचर आए। तो इसका मतलब विद्यार्थी ना खड़े होते अगर ये ना आते। तो ये क्लॉज, इस क्लॉज की पूरी क्या कर रही? विशेषता बता रही। तो हमारा कौन सी क्लॉज होगी? एडवर्ब क्लॉज होगी। इसी तरीके से हम नेक्स्ट में देखेंगे, आई कैंट वॉक, मैं टहल नहीं सकता, बिकॉज, क्योंकि, आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं क्या हूँ? थका हुआ हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और ये हमारी क्लॉज कौन सी क्लॉज होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज की एडवर्ब क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो होगी ही होगी, लेकिन ये कौन सी क्लॉज होगी दोस्तों? एडवर्ब क्लॉज होगी। ठीक है, समझ में आया? तो हमने देखा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारे 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज वह क्लॉज जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करती है, और एडजेक्टिव क्लॉज वह क्लॉज होती है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताती है। एडवर्ब क्लॉज वह क्लॉज जो एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, किसी सेंटेंस की विशेषता बताती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। तो ये हमारा। तो आइए दोस्तों हम सेंटेंस के बारे में समझते हैं। सेंटेंस हमारे फॉर्मेशन के आधार पर हमने बताया था। तो सिंपल सेंटेंस जिसके शुरुआत प्रिंसिपल क्लॉज हो, जिसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज अकेले होता है, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। और जिस सेंटेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। और जिस सेंटेंस में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और जिस क्लॉज में हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो हमारा मिक्स्ड सेंटेंस होगा। तो एग्जाम्पल में हमने देखा, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहेंगे कि द बॉयज़ एंड दियर फ्रेंड्स हैव एग्रीड टू द प्रपोजल। एग्री टू समबडी, समथिंग होता है, एग्री विथ समबडी होता है, तो यहाँ प्रपोजल की बात हो रही है तो टू लगेगा। एग्री टू द प्रपोजल।
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा देखिए एक क्लास हमारी हो गई कि द बॉयज़ हैव एग्रीड टू द प्रपोजल, एक क्लास हो गई जो कि हमारी प्रिंसिपल क्लास होगी। दूसरी क्लास हमारी है कि एंड दियर फ्रेंड्स हैव एग्रीड टू द प्रपोजल, एंड से जुड़ी हुई है, और एंड से जुड़ी हुई क्लास हमारी कौन सी क्लास होती है? कोऑर्डिनेट क्लास। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लास हो गई, और ये हमारी कौन सी क्लास? प्रिंसिपल क्लास। और जो सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बनता है उस सेंटेंस को हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हम देखते हैं द थिफ हु स्टोल द वॉच वाज पनिश्ड। तो इसमें एक जो क्लास है हमारी द थिफ वाज पनिश्ड। तो द थिफ वाज पनिश्ड हमारी कौन सी क्लास हो गई? प्रिंसिपल क्लास। और यहाँ पर हु स्टोल द वॉच, जिसने घड़ी चुराई थी, अर्थात ये हमारी कौन सी क्लास हो गई? सबऑर्डिनेट क्लास हो गई। तो जब कोई सेंटेंस अगर हमारा प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना है तो वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा देखते हैं कि आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एक क्लास हमारी ये होगी आई वेंट देयर, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब है तो ये हमारी क्लास है कौन सी क्लास? प्रिंसिपल क्लास। एंड मेट हर ये हमारी दूसरी क्लास होगी और एंड से जुड़कर बनी है तो कोऑर्डिनेट क्लास होगी। तीसरी व्हेन शी वाज डांसिंग, जब वह डांस कर रही थी, तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होगी। तो जो सेंटेंस हमारा प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना होता है उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस कहते हैं। तो आई होप आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस समझ में आया होगा।